सब पे याद कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। जब आप लॉकडाउन करते हैं, जो फैलाव है जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है। कि अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस, ताकि हमारे अस्पतालों में प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। मैं फिर से दोहराता हूँ, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतशाम और आज की अहम अपडेट ये कि वफाकी काबीना का इजलास जो है तकरीबन 7 घंटे या कहा जा रहा है कि उससे भी थोड़ा ज्यादा जो है वो चलता रहा, क्योंकि जो वक्त गुजर रहा है कोरोना के मुतासिरीन की तादाद और अमवात दोनों में ही इजाफा होता जा रहा है। पंजाब के हवाले से सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि अब आलमी इदारा सेहत की तरफ से तशवीश का इजहार किया जाने लगा है। आलमी इदारा सेहत जी WHO की बात हम कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब में कोरोना मरीजों की जो बढ़ती हुई तादाद है और अमवात है उस पर खतरे की घंटी बजा दी है। वो ये कहते हैं कि सूबे में रोजाना 50,000 टेस्ट और कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की जरूरत है। और ये WHO की जानिब से तशवीश का इजहार, WHO की जानिब से तशवीश का इजहार ये किया गया है कि कोरोना के हवाले से ज़ाब्ता कार पर जो सख्ती से अमल होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा। पंजाब की हुकूमत इस वक्त मुकम्मल बेबस दिखाई दे रही है। एक जानिब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों के लवाकीन जो हैं अस्पताल के अमले के रवैये की वजह से बहुत परेशान है। न्यू हॉस्पिटल के सर्जिकल टावर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं सर्जिकल टावर न्यू हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरी वालदा की थोड़ी देर पहले डेथ हुई है। हम लोग मगर कल से यहाँ पे हैं। ये बिल्कुल सामने इमरजेंसी वार्ड है और ये कैफेटेरिया है। हम लोग 6 बजे यहाँ से डॉक्टर साहब से पूछ के निकले। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारी वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक है नहीं। तो हम लोग वहाँ पे ये सामने कैफेटेरिया आप देख रहे होंगे, हम लोग उधर जाके बैठ गए हैं। तो अब ये खाना लेकर के आया भाई छोटा, हम अंदर खाना भिजवाने लगे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपकी वालदा की डेथ हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब ये 3 घंटे बाद हमें सारा कुछ बता रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी अंदर लिखा हुआ है। ये मैं न्यू हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये आप देख लीजिए। और ये हमसे डेड बॉडी लेकर के जाने का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। मेरा नाम मसद महमूद है, मैं 92 न्यूज़ में काम करता हूँ। यहाँ पर हमें बाकायदा तौर पे कहा गया कि आपकी वालदा की तबीयत ठीक है। अब जब हमको यहाँ पे आए हैं खाना देने के लिए तो इन्होंने हमें आगे बता दिया कि जनाब इसी तरह से आपकी वालदा की डेथ हो चुकी है। मेरा पर्सनल नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दे के आया था, फाइल के ऊपर लिखा है। इनकी नर्सें जो भंग पी के सोई रहती हैं, किसी एक ने फोन नहीं किया। उनको आपने बात करने से फुर्सत हो तो वो कोई काम करें। दूसरी बात, इमरान खान और उस्मान बुज़दार, तुम लोगों की हुकूमत की धज्जियां इन लोगों ने उगलाई हैं। वकीलों ने जो इनके साथ किया था ये तमाम जो सिचुएशन है ये बिल्कुल आपने देखी, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, मुकम्मल तौर पर जो है वो दबाव का शिकार हो चुका है। और पंजाब ही नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। कहाँ ये जा रहा है कि अस्पताल जो है वो जिस तरह कोई बोर्ड लग जाते थे ना दुकानों के बाहर के मजीद बुकिंग्स नहीं ली जाएंगी, अस्पताल वाले भी जो है वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मजीद पेशेंट्स को जो है वो दाखिल नहीं कर सकते। इसी हवाले से आलमी इदारा सेहत का ये कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरे की बात है। लॉकडाउन के दौरान ही रोजाना तकरीबन 1000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को नरम किया गया, खत्म किया गया, रोजाना मरीजों की जो तादाद है 4000 से ऊपर हो गई। जहां एक तरफ अब आलमी इदारा सेहत वार्निंग्स दे रहा है, वहीं पर अब तक पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से एक बड़ी आबादी जो है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म का फैक्ट है कि हमारी जो बड़ी आबादी है वो गलत फहमियों का शिकार है। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स पर हमारी राय है। कुछ लोग तो इतने डरे हुए हैं कोरोना से कि वो एक पैनिक की सिचुएशन में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक कोरोना है ही नहीं, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा सोशल मीडिया एक ऐसा फॉरम है जिसके ऊपर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं उसकी वजह से पैदा होती हैं। गुमराह कुन किस्म की वीडियोस जो हैं वहां पर शेयर करने का एक सिलसिला जारी है। तरह तरह के टोटके शेयर किए जा रहे हैं बगैर किसी जो मेडिकल रिसर्च होती है या डॉक्टर्स की तस्दीक के बगैर वहां पर टोटके जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क में साइंस से दूरी अभी
भी मौजूद है। अवाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करती है लेकिन साइंस पर यकीन नहीं रखती है। कोरोना वायरस एक तिबी मामला है, एक तिबी मसला है, लेकिन हमने देखा है कि हुकाम में डॉक्टर्स की हिदायत को यकसर यहाँ पर नजरअंदाज किया हुआ है। रमजान में मसाजिद का मामला हो या फिर मार्केट्स खोलने और ईद पर लॉकडाउन हटाने का मामला हो, ना तो डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल किया गया और ना ही जो है वो साइंस से रुजू किया गया। हुकूमत जो मईशत बचाने और भूख से अमवात को रोकने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी, अब वो लोग भी जो है वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब तक हमारे रवैये से क्या नुकसान जो है अब वो हो चुका है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले कोरोना से बचाव के टोटकों की जो हकीकत है, एक ये इसी तरह के टोटकों के हवाले से जिसमें मैं स्पेसिफिकली आज बात करना चाह रही थी, और इस पर बात करना बहुत जरूरी इसलिए भी था क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि वो टोटका जो बता रहे थे वो क्या, वो सना मक्की का कहवा है। अब जिससे भी सुने, जिससे भी बात करें, वो सना मक्की के कहवे की एडवाइस आपको जरूर करता है कि कोरोना में ये बहुत मुफीद है, इसको लेना शुरू कर दें, या आपको कोरोना नहीं भी आप इसको लेना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये जो है, और ये बात इतनी बढ़ चुकी है इस वक्त सना मक्की को अगर देखा जाए तो ये टॉप ट्रेंड कर रहा है सना मक्की कोरोना से बचाव के टोटकों में, और ये बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब मार्केट में सना मक्की जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो गई है। इसकी हकीकत है क्या? और क्योंकि आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं और जब आप उनकी राय इसके ऊपर देखते हैं तो ये सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। जिस तरह डॉक्टर फरूख यूनुस साहब ने आज मुझे ज्वाइन किया है अमेरिका से, पहले भी हमें ज्वाइन करते रहते हैं, MD हॉस्पिटल के कोरोना के हवाले से चीजों को वहां पर हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा और उन्होंने सना मक्की के हवाले से कुछ जो है वो इस तरह की चीजें बयान की जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये चीज जो है लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उल्टा कहा कि ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसी की थोड़ी मजीद वजाहत देने के लिए हमने उनको मदऊ किया आज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर पाकिस्तान में, डॉक्टर फहीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है डॉक्टर फहीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि काफी डेंजरस किस्म के जोन में जो है वो हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त, और जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑब्वियसली टोटके, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, उनमें भी इजाफा हो रहा है। स्पेसिफिकली सना मक्की के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपका ट्वीट भी उस हवाले से देखा था और उसके नुकसानात जो आपने बयान किए थे तो उस पर जो है मुझे तशवीश हुई कि नहीं, ये लोगों को जो है कि इंफॉर्मेशन जरूर मिलनी चाहिए कि जो चीज हम इतनी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नुकसानात भी हैं, और वो कोरोना में कितनी मुफीद है इसके ऊपर भी वजाहत दीजिएगा। जी, कंफ्यूजन तो है, लेकिन इससे पहले कि हम कंफ्यूजन का इलाज करें सना मक्की से, हमें ये सोचना चाहिए कि कंफ्यूजन क्यों है। और कंफ्यूजन इसलिए है कि हमने अपने एक्सपर्ट्स को ना वो जगह दी है ना उनकी बात सुनी है। मेरा ख्याल है हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहेंगे, लेकिन हम एक ऐसे वक्त में कि जब हमें बहुत शदीद ज़रूरत है साइंस की और डेटा की और सच की, हम उन चीज़ों की तरफ चल पड़े हैं कि जिनके पीछे कोई ऐसी प्रूवन साइंस नहीं है। मुझे कोई एलोपैथिक मेडिसिन से कोई ऐसा शौक नहीं है, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि हमें उम्मीद ज़रूर तलाश करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद को सच के दायरे के अंदर तलाश करना चाहिए। सना मक्की के बहुत सारे फवायद होंगे, लेकिन ये एक लैक्सेटिव है, इससे पेट में दर्द होती है, इससे डायरियाज हो सकते हैं और इसका कोई प्रूवन बेनिफिट अभी तक हमें नहीं मिला कोविड के अंदर। तो हमें हर चीज को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह एक वायरस आजिजी से पूरी दुनिया में फैल गया है, उसी तरह अगर हम थोड़ी सी आजिजी इख्तियार करें अपनी पोजीशंस के अंदर तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के टोटकों से नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, और जो कुछ चीजें इसमें रेकमेंड की जाती हैं और वो बहुत ज्यादा, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी रेकमेंड की जा रही है लेकिन बहुत ज्यादा जो चीजें रेकमेंड की जा रही हैं उन पे हम बात करेंगे। कुलवंजी और शहद भी जो है वो बहुत ज्यादा कोरोना में रेकमेंड किया जा रहा है कि आप इसको लें, और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये एतकाद है इस चीज पर कि उसमें जो है वो शिफा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि कोरोना में इसकी अफादियत क्या है? ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आपने किया है। अगर आप मेरी ट्वीट्स भी पढ़ें तो मैंने कलवंजी और शहद का कहीं जिक्र नहीं किया। वो इसलिए कि एक मुसलमान होने के नाते मेरे लिए ये बहुत सेक्रेड और मुकद्दस बात है कि जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमा चुके हैं, मैं उसके ऊपर कुछ लफ्ज बोलूं। तो मेरे नजदीक वही लफ्ज मोहतरम है शहद और कलवंजी के बारे में जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। मुझे ये बताएगा कि कोरोना के हवाले से अगर हम इसको रखकर देखें तो कोरोना पे स्पेसिफिकली क्या इफादियत है इसकी? पे कोई स्टडीज नहीं हुई हैं, लेकिन शहद और कलवंजी के कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट्स, कोई नुकसानात मेरी नजर से नहीं गुजरे कि जो मैं लोगों के सामने बयान करूं।
تو باقی چیزوں کے جیسے سنا مکی ہے یا بہت سارے اور اس طرح کے سپلیمنٹس ہیں، اربز ہیں، زنک ہے، ان چیزوں کے ایون وائٹامنس کے بہت زیادہ اگر آپ کھائیں تو ان کے نقصانات پبلشڈ ہیں، تو وہ پبلشڈ ریسرچ ضرور میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، حکومت کی ایک پالیسی ہے اور اس پہ ہم چل بھی رہے ہیں. کرونا جس طریقے سے رائز کر رہا ہے اس کے باوجود بھی لاک ڈاؤن جو ہے اس کو یہاں پر کھول دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک اگر ہم کہیں تو لاجیکل چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں غربت زیادہ ہے، ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک کنٹینیو کر سکیں. اور بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتی ہے کہ علاج جو ہے وہ کرایا جائے. سرکاری اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے کے پہلے ہی جو ہے وہ چرچے ہونا شروع ہو گئے کہ وہاں پر تو کوئی جگہ نہیں ہے، پرائیویٹ میں علاج کرا نہیں سکتے. کس قسم کی سجیشنز جو ہیں آپ ان لوگوں کے لیے دیں گے؟ کس طریقے کا لائف سٹائل اختیار کیا جائے، کس طریقے کی احتیاطیں جو ہیں وہ کی جائیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کس قسم کا ایک ماحول ہے، سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں. تو کس قسم کی جو ہدایات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پر آپ لوگوں کو دیں تو کیا کہیں گے آپ؟ عائشہ، یہ بات ایسی ہے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ 1 گھنٹے کا روزانہ پروگرام ہونا چاہیے پاکستان میں، جس میں ایک ڈاکٹرز کا پینل، انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو آؤٹ بریک مینجمنٹ کرتے رہے ہیں، وہ 1 گھنٹہ روزانہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں اور روزانہ سارے چینلز پہ کوسچن آئے. کیونکہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو ہم کسی ایک 5 منٹ کے سیگمنٹ سے کور نہیں کر سکتے. آپ کا جہاں تک کوسچن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو غربت ہے وہ ایک حقیقت ہے. اس معاملے میں ہمیں لوگوں کو، غریب لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کچھ زیادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں پریسائز رہنا ہے، ہمیں نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے. نشانے پہ جانا چاہیے نا تیر. اگر تیر نشانے سے 2 فٹ آگے جائے تو ہم اس کو خوشی، اچھی بات نہیں کہتے. اسی طرح یہ کہ ہمیں ضرور 10 کام کرنے ان کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو اینٹی بایوٹکس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو یہ سب سنا مکی وغیرہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ہجوم سے بچیے، آپ اپنے ہاتھ دھوئیے، اگر ہو سکے تو ماسک پہنیے، اور اگر آپ کو کھانسی بخار ہے تو یا تو اپنے آپ کو فوراً آئسولیٹ کر لیں 2 ہفتے کے لیے، یا اپنا ٹیسٹ کروائیں. اور یہ ضرور جانیے کہ خوف یا پینک کی حالت آپ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. مومن کو کبھی پینک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں سیریس ہونا ہے. لیکن ہم 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. کبھی تو ہم کہتے ہیں جی سبھی کو ہو جانا ہے، یہ فائدہ ہی کیا کچھ کرنے کا، جو کہ غلط بات ہے، سب کو نہیں ہوگا یہ. کبھی ہم کہتے ہیں یہ تو کنسپیریسی ہے، پتہ نہیں یہ وائرس سچ بھی ہے یا نہیں، ڈاکٹرز نے خود بنا لیا. یہ ایک ایکسٹریم ہے. پھر دوسری ایکسٹریم وہ ہے جس میں ہم بہت خوف اور پینک کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کے درمیان میں احتیاط سے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہماری حکومت نے جب یہ فیصلے لیے یا پالیسیز بنائی، کیونکہ اب جس ڈیفیکلٹ فیز میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو کیا میڈیکل جو ایکسپرٹس تھے ہمارے ہاں ان کی رائے کو لیا نہیں گیا، یا ان کی رائے پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا گیا، یا خاص طور پر ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوتاہی ہوئی ہے کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ وجہ ہے، اور اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ابھی میری نظر میں اگر یہ 50 اوور کا میچ ہے تو شاید ابھی 10-15 اوور ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی یہ 1-2 سال اور چلے. تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم سب کو ڈیفرنس ٹو ایکسپرٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں اپنے ایکسپرٹس کو سامنے لانا ہے کہ جو کہ اطمینان سے لوگوں کے سوال سنیں، ان کے جواب دیں اور ان کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کریں. وائرس ہمارے خلاف متحد ہے. میں 3 مہینے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اپنے میسج میں اس وائرس کے خلاف، ہم جیت نہیں سکتے. اور اس پہ کچھ زیادہ خرچ نہیں آتا. اس کے لیے صرف ضرورت ہے تھوڑی سی ہمیں آپس میں اپنے ایگو کو کم کرنے کی اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی. ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، مجھے گورنمنٹ سے ہمیشہ ہمدردی رہی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑ گیا، اور ہمیں اس بوجھ کو ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کہ ہمارے وزیر اعظم کو یا ہمارے اولو الامر کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو ہم سائنٹیفک برڈن بھی ان کے اوپر ڈال دیں. یہ فیئر نہیں ہے ان کے ساتھ. سائنٹیفک کمیونٹی آگے آئے اور اس برڈن کو قبول کرے. اور یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے عوام کے لیے کہ کوئی بھی 100% کریکٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہوگا. یہ ایک نیا وائرس ہے. لیکن جب ہم اپنے اسپیشلسٹس کے ساتھ چلیں گے تو ہمارا ایکوریسی ریٹ 80 یا 90 یا 95% ضرور ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ٹوٹکوں پہ رہیں گے تو اللہ حافظ ہے ہمارا. اور ابھی یہ بہت لمبا سفر ہے، اور مجھے اس کی فکر ہے کہ ابھی جو حالات ہوئے ہیں شاید
پہلے 100 دن میں جو حالات ہوئے اگر ہم نے اپنے آپ کو کورس کریکٹ نہ کیا تو اگلے 100 دن میں شاید حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آخر میں بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمومی ایک رویہ ہے کہ حکومت کے اوپر ڈالا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی جو ہمدردی ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تھوڑی عجیب تو آپ کو یہ بات لگ رہی ہوگی، لیکن ان اے وے یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حکومت کو ان کے حصے کا کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عوام کو بھی اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے اموات ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اسپتال ہمارے بھر چکے ہیں، اور جن کے اپنے پیارے بچھڑتے ہیں، وہ تو ایگزیکٹلی سچویشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اب تو یہ ہمارے ارد گرد ہونا شروع ہو گیا، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے اور نبھانی پڑے گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو ورس قسم کی سچویشن ہے اس سے نکل جائیں یا اس سے بچ جائیں۔ تو صرف حکومت کے اوپر ہی ذمہ داری نہیں ڈالنی ہوگی، بلکہ حکومت کو اپنا کام کرنا ہوگا، میڈیکل ایکسپرٹس کو اپنا کام کرنا ہوگا، سائنسدانوں کو اپنا کام کرنا ہوگا، اور عوام کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ جو مافیا ہے اس کے وہی دن ہوتے ہیں کمائی کرنے کے اور پیسہ بنانے کے۔ میں حیران ہوں کہ انڈیا جیسا ملک جو اتنا اسٹیبلش ابھی ہو چکا ہے، آئی پی ایل کے اوپر بھی سوال آئے، جو مین گڑھ ہے مافیا کا کرکٹ انڈیا میں ہی ہے، پاکستان میں بھی لوگ ہیں۔ دیکھیں آج بھی وہی شور اٹھتا ہے، تب بھی اٹھ رہا تھا، بٹ اس کا سوچیں جو پیچھے مافیا ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنی مرضی سے اس بزنس میں شامل ہوتے ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت کورونا نے کھیل کے میدانوں کو ویران کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن کھیل سے جڑی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں انہوں نے بھی کم نہیں کیا، ایک تہلکہ انہوں نے بھی مچا رکھا ہے۔ بھارت میں 20 سالہ پرانے میچ فکسنگ کے معاملے کی بنیادی کردار سنجیو چاولہ کے دعوے نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ بھارتی شہری سنجیو چاولہ کو 20 سال بعد ملک میں واپس لایا گیا، اور دلی پولیس اس وقت اس جواری سے تفتیش کر رہی ہے۔ سنجیو چاولہ نے انکشاف کیا ہے کہ کرکٹ میں کوئی میچ ایسا نہیں جو فکس نہ ہوتا ہو۔ جی ہاں، کوئی بھی ایک میچ ایسا نہیں جو فکس نہ ہوتا ہو، یعنی وہ کرکٹ جس کا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی بچہ بچہ شوقین ہے، اور ہندوستان پاکستان کیا پوری دنیا میں ہی کرکٹ کی دھوم ہے، وہ کھیل جسے جنٹلمینز گیم کہا جاتا ہے۔ سنجیو چاولہ کے بیان کے بعد اس کھیل کی ساکھ پر ایک بڑی ضرب لگی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے بھارت میں ساؤتھ افریقہ کے کپتان ہنسی کرونیے کے ساتھ رابطہ کرنے والے سنجیو چاولہ اب ایک بار پھر سے خبروں میں ہیں۔ بعد میں کنگ کمیشن کے سامنے ہنسی کرونیے نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی ہے۔ اس وقت ہنسی کرونیے جو ہیں وہ ایک سپر سٹار تھے، اور اچانک جب یہ انکشاف ہوا تو دنیا کرکٹ میں ایک ہلچل سی مچ گئی، جس کے بعد بھارت اور ساؤتھ افریقہ میں انویسٹیگیشن ہوئی، جس میں دونوں ٹیموں کے کئی کھلاڑیوں کو سزا سنائی گئی۔ اظہر الدین پر تاحیات پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ ایک ٹیسٹ میں میچ کھیلنے والے اجے شرما پر بھی جو ہے وہ تاحیات پابندی کا فیصلہ ہوا تھا، جبکہ اجے جڈیجا، منوج پربھارکر اور انڈین ٹیم کے فزیو ڈاکٹر علی ایرانی پر بھی 5 سالہ پابندی جو ہے وہ عائد کی گئی تھی۔ اس کے 2 سال بعد ہی ہنسی کرونی ایک اندوہناک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک طرف کنگ کمیشن اور دوسری طرف پاکستان کی جسٹس قیوم کمیشن رپورٹ بھی آج تک خبروں میں ہے۔ جسٹس قیوم کمیشن رپورٹ کے بعد بھی کرکٹ کے کھیل پر کئی طرح کے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے رہے ہیں، اور 2010 میں انگلینڈ کے خلاف 3 پاکستانی کھلاڑیوں کی اسپاٹ فکسنگ کے معاملے سے شائقین کو ایک بڑا دھچکا لگا تھا، جس میں محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر فکسنگ کے الزام میں ملوث پائے گئے تھے۔ حال ہی میں پاکستانی سابق ٹیسٹ کرکٹر عطاء الرحمان کی جانب سے انکشافات سے بھرپور ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس کے بعد عاقب جاوید اور ذوالقرنین حیدر کے انکشافات نے ایک بار پھر سے اس کھیل کی ساکھ پر کافی سوالات اٹھا دیے۔ لیکن سنجیو چاولہ کا جو اتنا بڑا انکشاف ہے اس نے تو پورا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ اس تمام معاملے کے کرکٹ کے مستقبل پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ obviously اس کی ساکھ پر ایک ضرب تو لگی ہے۔ اسی پر بات
बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब खुद मौजूद हैं और साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। अताउर रहमान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो संजीव चावला का बयान हमारे सामने है, ये तो बहुत ही डैमेजिंग किस्म का बयान इसको हम कह सकते हैं। अताउर रहमान साहब, क्रिकेट की साख को कितना नुकसान होने का खदशा है इस बयान से? देखें कि ये तो इंडिया में ये होता रहा है, आज से नहीं हो रहा। सही। जब से इंडिया में क्रिकेट शुरू हुई है उस वक्त से मे बी 80s से ये काम शुरू हो गया था। तो उसमें कई इंडिया के पुराने क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व होते रहे हैं और ये फिर ये बढ़ते ही गई है। ये जो पैसे की हवस है ना प्लेयरों में, ठीक। उस वक्त इतने पैसे नहीं थे लेकिन इज्जत ज्यादा थी। हाँ। उस वक्त लोगों जो क्रिकेटर्स थे उनको लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। ये हमारे लोगों ने, हमारे क्रिकेटरों ने ही अपनी इज्जत खुद को गवाई है। ठीक। अताउर रहमान साहब, ये जो इल्जाम संजीव चावला ने लगाया ना, इसकी नौयत बड़ी संगीन है। वो तो किसी एक मैच को भी नहीं बख्श रहे। वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट में कोई एक मैच ऐसा नहीं है जो फिक्स ना हुआ हो। तो ये कितनी दुरुस्त है ये बात? देखें, जब आप बुकियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी से बयान देते हैं। उनकी नजर में तो हर मैच फिक्स होता है। ये ऐसा नहीं है कि हर मैच फिक्स होता है जिस तरह जैसे माजी में होता रहा। अताउर रहमान साहब, उनकी नजर में हर मैच फिक्स होता है या चूंकि वो कराते हैं हर मैच को फिक्स और उनको पता होता है कि कौन कौन इसको फिक्स करा रहा है या कर रहा है, तो इसलिए उनको पता है। मुझे ये बताएगा कि ये जो कह रहे हैं कि एक भी मैच ऐसा नहीं होता, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें सदाकत इतनी नहीं है कि अगर आप देखें कि इमरान खान भी तो इस खेल पाकिस्तान से खेलते हैं, कप्तानी करते रहे हैं। उनकी कप्तानी में तो कोई मैच फिक्स नहीं हुए। ये मैच फिक्सिंग का जो आगाज जो हुआ है इमरान खान के बाद हुआ है पाकिस्तान में। इमरान खान संजीव चावला का, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्रिकेट में कोई मैच जो है वो फेयर होता ही नहीं है, कोई एक मैच भी ऐसा नहीं है जो कि फिक्स ना हो। मुझे ये बताएगा कि क्रिकेट के मुस्तकबिल को कितना नुकसान हो सकता है इस तरह के बयान से? और ऑब्वियसली क्रिकेट लवर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, कितना हर्ट हुए वो, उनके इमोशंस, और जब वो ये सुनते हैं कि कोई मैच एक ऐसा नहीं है जो कि फिक्स ना होता हो, तो कितनी संगीन नौयत है इस स्टेटमेंट की? देखिए, जो आप सवाल पूछ रही हैं वो यकीनन शायकीन जो है उनके जज्बात तो मजरूह होंगे, क्योंकि शायकीन जो है वो फिक्स मैचेस देखने के लिए नहीं आते, वो एक फेयर कॉन्टेस्ट देखने के लिए आते हैं और वही मैच वो देख के खुश होते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इस बात तक तो बात ठीक है। इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, क्रिकेट शायकीन जो है उनके जज्बात मजरूह होंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जो ये चावला साहब का बयान है, मुझे यकीन है कि वो हिंदुस्तान के बारे में फरमा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वही जुए का गढ़ है। बम्बई खास तौर पे और इस तरह के शहर जो हैं वहाँ जुआ बेशक होता है और क्रिकेट मैचेस पे होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मुल्क से बाहर निकले, क्योंकि पैसा एक ऐसी लानत है कि जब इस चक्कर में इंसान पड़ जाए तो वो फिर कमाने और ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। तो वो अपने मुल्क से ये करते रहे और मुल्क से निकल के फिर उन्होंने बाहर के मुल्कों में भी ये रवाज डालने की कोशिश की, खिलाड़ियों को मुलव्वस किया। आपने हैंसी करोनिया की मिसाल दी है, हमारे खिलाड़ियों पे भी ऐसे इल्जाम लगे, तो उन्होंने यकीनन कोशिश की। लेकिन मैं बहरहाल फिर भी अच्छी उम्मीद रखता हूँ अपने खिलाड़ियों को। मुझे ज़ाती तौर पे कुछ इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे जुआ होता है, कौन कौन कराते हैं, किस तरह कराते हैं, क्योंकि इल्जाम लगे और उसकी इंक्वायरियाँ भी हुई। आपने खुद ही कयूम कमीशन के बारे में कहा है, उसके बाद एक भंडारी कमीशन भी बना था। तो आप यकीन माने, मैं उस कमीशन के साथ, जो कयूम कमीशन था उसमें तो वाबस्ता था, उस वक्त मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था और भंडारी कमीशन के सामने भी मैं पेश हुआ। एक भी शहादत नहीं वहां पेश की गई, किसी ने कहा हो कि हाँ जी ये मैच फिक्स था और फलाने ने उससे ये पैसे लिए, उसको ये दिए, एक शहादत भी नहीं पेश हुई। तो लिहाजा अगर फिक्स भी होंगे, अब जो चावला साहब फरमा रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ सदाकत हो सकती है, लेकिन कोई उसकी कानूनी शहादत जो है
कम से कम पाकिस्तान की हद तक पेश नहीं की गई, तो इसलिए इसके बारे में कोई सख्त इक़दाम भी नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे खालिद महमूद साहब बताइएगा कि क्या आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या आप मानते हैं, आपकी एक्सपर्टीज आपको क्या बताती है, कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का ये माफिया है? हंसी करोनिया की जो मौत है हादसाती मौत थी, उसके बाद बॉब वुल्मर जो हैं वो भी एक हादसाती मौत का शिकार हुए और अभी तक नहीं पता चल सका कि उनकी मौत जो है वो किस तरह से हुई। फिर संजीव चावला का एक बयान हमारे सामने आता है और वो भी लिमिटेड किस्म की मालूमात जो है वो दे रहा है और वो कह रहे हैं कि मजीद मालूमात नहीं दी जा सकती क्योंकि उसको ये डर है कि उसको कत्ल कराया जा सकता है। तो ये यानी इतना खतरनाक किस्म का माफिया है कि इसके बारे में बात करना या इसको छेड़ना जो है वो अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ हो सकता है। देखिए, ये जो मुख्तलिफ खिलाड़ी जो हैं, जो इन लोगों से राब्ते में रहे हैं, उन्होंने कम अज कम इस खदशे का इजहार किया है कि अगर वो इस बारे में गुफ्तगू करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। आपने हंसी करोनिया की मौत का हवाला दिया है। हंसी करोनिया के बारे में काफी शकूक व शुबहात हैं कि उनकी मौत जो थी हादसाती नहीं थी, उसके भी पस पर्दा कुछ ना कुछ इस किस्म के लोग थे शामिल। तो अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो यकीनन ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये बड़े खौफनाक लोग हैं जो पैसा कमाने की खातिर मेरा ख्याल है वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो जहां तक ये चावला साहब आप जो फरमा रहे हैं, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडियन प्रेस जो है और इस तरह का जो उनका तफ्तीशी एजेंसियां हैं वो उसका रुख कोशिश करेंगी दूसरे मुल्कों की तरफ मोड़ने का। खासतौर पर वो पाकिस्तान तो के लिए बड़ा तर्न वाला है, बड़े खुश होते हैं हमारे बारे में बड़ी कोई मनफी बात करके, और आहिस्ता आहिस्ता कई खिलाड़ियों के शायद वो नाम भी लेना शुरू कर दें और सारी इस सारी गंदगी का असर यही होगा कि वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म की सोच से, इस किस्म की हरकतों से बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। ये एक दौर था, बड़ा खराब दौर था, उसमें बड़े इल्जामात भी आए, साबित तो नहीं हो सके, लेकिन हमें अब उसको भूल जाना चाहिए, उसको माजी का हिस्सा समझना चाहिए। और अब हमारी टीम का इंग्लिस्तान का दौरा होने वाला है, हमें पूरी तवज्जो उस तरफ रखनी चाहिए और इधर उधर की बातों में हरगिज नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहीं से मैं आगे आपके साथ बढ़ूंगी। मुझे अताउर रहमान साहब के पास जाना है। अताउर रहमान साहब, आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, बहुत संगीन नौयत के इल्जामात जो हैं वो आपने वसीम अकरम साहब पर भी लगाए थे। किसी ने आपसे कोई राबता किया हो? कल सलीम मलिक साहब भी पीसीबी के सामने जो है वो पेश हो रहे हैं खुद को क्लियर करने के लिए, आपसे पीसीबी ने कोई राबता किया उसके बाद? आशा, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इल्जाम नहीं लगाया था, मैंने हकीकत ही बयान की। ठीक है। और आपको पता है कि अगर कोई झूठ होता है तो वसीम अकरम इसका जवाब देते। वो तो ये कह रहा है कि मेरे उसके नाम से मैं अपनी दुकान चमका रहा हूँ। सही है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मेरी तो चलती दुकान इन्होंने बंद की थी। मैं तो बताने वालों में था कि ये काम किया इन्होंने। सही। या खालिद साहब भी आपके सामने इनसे पूछे, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था जैसे ये माफिया है ना, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो इतना मेरी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अगर मेरे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होती तो मैं इसका मुकाबला कर सकता। अब भी आप देखें कि सिर्फ इस रिपोर्ट में चर्चा की, उनकी रिपोर्ट में से इम्प्लीमेंट मुझ पे हुआ है। ठीक है। बाकी सब क्रिकेट जो बोर्ड में लगे हुए हैं वो ये जो गलत बयानी है कि मैं उन पर इल्जाम लगा रहा हूँ। बाकी जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली देखें अताउर रहमान साहब, आपने अपनी तरफ से कहा कि आपको पूरा यकीन है इस चीज के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज जब तक प्रूव नहीं हो जाती और वो सबके सामने पब्लिक उस तरह से नहीं हो जाती तो वो इल्जामात ही उसको कहेंगे या इल्जामात ही वो रहते हैं। खालिद महमूद साहब, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ जाना चाहूंगी। इंग्लैंड के दौरे की आपने बात की, आपने कहा कि इन चीजों को पीछे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं है। ये स्पॉट फिक्सिंग में जो मोहम्मद आसिफ सलमान और मोहम्मद आमिर जो फिक्सिंग में मुलविस पाए गए थे वो भी कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। फिर हमने देखा है कि उमर अकमल साहब जो हैं उनको भी ये जो 3 साल की पाबंदी की सजा है वो भुगतना पड़ी है। तो ये जो है, ये जो खतरात, इसके फिक्सिंग के खतरात होते हैं उसके बादल तो हमेशा मंडलाते रहते हैं हमारे खिलाड़ियों के इर्द गिर्द।
देखिए, उन बादलों को हटाने के लिए, उन बादलों से पीछा छुड़ाने के लिए एक बड़ा आसान नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। पहले भी एक दो दफा मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं होता। आपने ये उर्दू का मुहावरा सुना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर खिलाड़ी जो हैं वो मैच फिक्स करते हैं या किसी तरगीब में आते हैं, तो उनको तरगीब देने वाला भी तो कोई है ना, दूसरा फ्रीक होता है। अब उमर अकमल पे ये इल्जाम लगा कि उसने अप्रोच हुआ था, नहीं बताया। उससे पहले नवाज एक खिलाड़ी थे, इरफान थे, मुख्तलिफ खिलाड़ियों पे, शकील पे भी इल्जामात लगे। मुझे ये बताइए, तो जिन लोगों ने ये तरगीब दी, आपने इन खिलाड़ियों को सजा दे दी, बड़ा अच्छा किया, सख्त सजा देनी है और सख्त सजा दे ले। लेकिन जब तक दूसरी पार्टी को आप नहीं शिनाख्त करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके जुए की जो सरगर्मियां हैं उन पे हाथ नहीं डालेंगे, उनको। अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया था और अपनी जो राय है वो दे रहे थे उस बयान के हवाले से जो कि संजीव चावला ने दिया है, और बहुत ही डैमेजिंग किस्म का बयान उसको माना जा रहा है कि क्रिकेट के लिए हो सकता है कि अगर इस तरह का बयान दिया जाए। और वो इमोशंस को भी, यकीन जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी बहुत हर्ट करता है कि वो मैच जो वो पैसे देकर टिकट खरीदते हैं और स्टेडियम में जाकर देखते हैं या फिर टीवी पर बैठकर देखते हैं, तो भी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर देखते हैं और बड़े इमोशंस उनके साथ जुड़े होते हैं। तो उनके साथ ये हो क्या रहा है या हो क्या गया है, तो ये एक बड़ा डैमेजिंग किस्म के लिए का एक बयान हो सकता है क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी जो है वो काफी सवालात इसके हवाले से उठते हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे क्योंकि इल्जामात का जो सिलसिला है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि सियासतदानों के हवाले से भी चल रहा है। सियासतदानों पर भी बहुत संगीन किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। सिंथिया डॉन रिची एक अमरीकी खातून है और वो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं पीपल्स पार्टी के काफी सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ लगा रही हैं। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहेंगे। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. For those who have called me a because I have dared to stand up to you, you haven't seen nothing yet. इस वक्त ये अमरीकी खातून सिंथिया डॉन रिची बयानात और इल्जामात सोशल मीडिया पर काफ़ी इनका चर्चा है, लेकिन अब बात काफ़ी संजीदा हो चुकी है क्योंकि इस खातून ने पीपल्स पार्टी के जो काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं उन पर संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने जिनसी ज्यादती के इल्जामात लगाने वाली इस अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का दूसरा नोटिस भी भिजवा दिया है। जबकि सिंथिया रिची जो है वो भी अदालत जाने का फैसला उसने कर लिया है और कहा जा रहा है कि वकील भी है जो है उसकी खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। पिछले कुछ रोज से ट्विटर पर इसी हवाले से टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। सिंथिया रिची जो कभी पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा रही थी और वो ये दावा करती थी कि वो यहाँ पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाने के लिए मौजूद थी, वो इस पर बहुत काम कर रही थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान की सियासी जमातों की अहम रहनुमाओं पर काफी संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो आयद कर रही हैं। ये खातून है कौन और पिछले 10 साल से पाकिस्तान में इसको किसकी पुष्पनाही हासिल थी, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अपने खर्चे के ऊपर, और वो ये क्लेम भी करती हैं कि वो ये कर रही थी, तो अपने खर्चे के ऊपर पाकिस्तान की ये पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग आखिर क्यों? इस अमरीकी खातून की रसाई अहम तरीन मकामात पर देखी गई है, अहम तरीन शख्सियात के इर्द गिर्द इस खातून को देखा गया और सबूत जो है वो तस्वीरों की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन अब उनके माजी के कोई ठोस शवाहिद जो हैं वो नहीं मिलते। सिंथिया ने कहाँ तालीम हासिल की, अमेरिका में मुकीन इदारों से मुंसलिक रही हैं और इस तरह के कई सवालात अब सहाफ़ी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इससे कबल क्यों इस हवाले से कोई बात नहीं की गई और अब ये मामला जो है इसको उठाया गया है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो और यकीनन इस हवाले से भी उन्होंने कुछ तहकीक की होगी। बहुत शुक्रिया एजाज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तो 10 साल पुराना ये वाक़या है, टाइमिंग्स का इंतखाब, फिर अपेरेंटली जो है वो पाकिस्तान के लिए की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन अब उससे बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। एजाज मुझे बताएगा कि ये जो इतने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं, क्या हकीकत क्या है इस कहानी की? देखिए जी, इल्जामात जो लगाए गए हैं उनकी तो तहकीकात अभी होना बाकी है।
لیکن جو سنتھیا ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں پر جس طرح کہ آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ کن کن اہم اور حساس مقامات پر جاتی رہی. وہ صرف پاکستان کے جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے, آزاد کشمیر, پنجاب, ان علاقوں میں نہیں جاتی رہی, پاکستان کی دفاع کے حوالے سے جو نرو سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی دورے کرتی رہی ہیں, اور پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں جن کے بارے میں اس نے خود ایف آئی اے کو جو اپنا بیان دیا ہے ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتی رہی ہیں. تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ڈاؤٹ فل ہیں. مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس کے کہنے پر یہاں پر آئے ہیں, ان کا کوئی فورن کنیکشن ہے یا نہیں, میرے پاس اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات کا ضرور علم ہے کہ سنتھیا ریچی جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہاں پر انہوں نے پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہاں پر ان روڈز بنائے, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان روڈز بنائے, اور اس بات کے تصاویری ثبوت بھی موجود ہے, اور بہت ساری کہانیاں اسلام آباد, راولپنڈی میں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں, ایکٹیو لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے. اچھا اعزاز, مجھے یہ بتائے گا کہ کس کیپیسٹی میں یہ اتنے ہائی لیول کے لوگوں کے ساتھ ملتی تھیں اور کس طریقے سے ان کی وہاں تک پہنچ ہوتی تھی؟ پھر ہم نے دیکھا کہ سنتھیا نے جب الزامات نہیں لگائے تھے تو اس سے پہلے ہمارے ہاں کبھی میڈیا نے بھی ان کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا کہ آخر یہ کون ہیں, کہاں سے آئی ہیں, کس طریقے سے جو ہے یہ اتنی ان ہیں اور اتنے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور اتنی اہم چیزوں کے اندر انوالو ہے. تو اس حوالے سے کچھ پتہ چلا؟ ایسا 3 بنیادی طور پہ چہرے انہوں نے بدلے ہیں سنتھیا نے. سب سے پہلے سنتھیا آئیں 2009 میں 9 نومبر 2009 کو, وہ کراچی میں 3 دن کے لیے ٹھہری, تیسرے دن وہ فلائی کر گئیں, اور وہاں پر انہوں نے اپنا ایک ریسرچر کی حیثیت سے وہ ملی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ. پھر دوبارہ وہ پاکستان میں آتی ہیں تو اس دفعہ وہ ایک این جی او کی ورکر کے طور پر آتی ہیں جو پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے. اور پھر اسی دوران وہ امریکہ میں, امریکی شہر ہیوسٹن ہے, اس کے ایک شخص ہیں نمایاں ڈاکٹر اشرف عباسی, ان سے رابطہ کرتی ہیں, ان کا فیس بک پیج دیکھتی ہیں کیونکہ وہ بھی ہیوسٹن سے ہیں اور یہ بھی ہیوسٹن میں رہی ہیں, تو یہ ان کو اپنا آپ تعارف کرواتی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں, تو اس لیے ان سے ملاقات ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر اشرف عباسی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ وزیر وفاقی اعظم سواتی کے بردر ان لا ہیں, تو جب یہ اشرف عباسی کے ساتھ وہاں پر کام کرتی ہیں, نوشہرہ میں آتی ہیں, نوشہرہ میں کام کرتی ہیں, تو جب ان کا ویزا ختم ہونے لگتا ہے اور یہ اس خواہش کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ انہوں نے جانا ہے, کوہستان جانا ہے آگے, تو اس کی اجازت چونکہ دینی تھی وزارت داخلہ نے. صحیح ہے, یہ سال 2010 آ گیا. ٹھیک ہے, تو وزارت داخلہ کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ اعظم سواتی کرواتے ہیں. ڈاکٹر اشرف عباسی اعظم سواتی کے پاس بھیجتے ہیں سنتھیا ریچی کو, اور اعظم سواتی کی جو بیٹی ہیں وہ سنتھیا ریچی کو رحمان ملک کے پاس لے کے جاتی ہیں. اعظم سواتی فون کرتے ہیں رحمان ملک کے پاس. تو یوں ابتدا ان کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. رحمان ملک ابتدا میں ان کو وزارت داخلہ جو ویزا ہے وہ ڈینائی کر دیتی ہے, پھر بعد میں ان کی جب انٹیلیجنس کلیئرنس ہوتی ہے اور بعد میں ان کو قانون کے مطابق ویزا ملتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ انٹروڈکشن جو ہے وہ سنتھیا ریچی کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے کہ کس طریقے سے کتنے چہرے بدلے گئے, کس کس روپ میں وہ سامنے آئیں, کیا کیا کہہ کر وہ اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن کراتی تھی. لیکن بہرحال اس وقت جو الزامات ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور لگائے بھی ان لوگوں کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر ہولڈ کرتے تھے. ایک تو سابق پرائم منسٹر ہیں آبویسلی, اور دوسرے جو 2 ہیں وہ وفاقی وزراء ہیں. تو یقیناً بہت اہم
लोगों के ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए हैं और दोनों तरफ से ही जो है वो इस चीज़ के ऊपर इसरार किया जा रहा है कि वो ठीक हैं। जो तीनों हजरात हैं वो ये कह रहे हैं कि इन इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है और रहमान मलिक साहब जो हैं वो हर्जाने का दूसरा नोटिस 50 अरब रुपए के हर्जाने का दूसरा नोटिस जो है वो सिंथिया को भिजवा चुके हैं। दूसरी तरफ सिंथिया जो हैं वो कानूनी कार्रवाई का आगाज करने वाली हैं और वकील भी उन्होंने अपना इंगेज कर लिया है इस हवाले से। तो अब देखना ये है, ऑब्वियसली ये काफी उलझी हुई स्टोरी मालूम होती है और उसकी काफी पर्दे और लहरें हैं, तो जैसे जैसे पर्दा हटेगा वैसे वैसे जो ये कहानी है सामने आएगी। लेकिन बहरहाल एक चीज जरूर होनी चाहिए कि अब इसको जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आए और वो इस तरह का इल्जाम लगा दे, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी किसी को इस तरीके से मिसयूज कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मुल्क की साख का मसला होता है, एक मुल्क के इमेज का मसला होता है। तो जो भी सच है वो बाहर जरूर आना चाहिए और इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।